अगर कान में पानी चला जाए क्या वो इन्फेक्शन का बायस भी बन सकता है? तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं, इवन के साफ पानी से भी, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ पे लाइफ है। तो जब पानी जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कॉटन बड यूज करना ठीक होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉटन बड यूज करना हार्मफुल होता है। कॉटन बड इंजरीज करता है, फंगस होने का बायस भी बन सकता है, कान की जो गुड वैक्स है उसको भी रिमूव कर देता है। उसका अपना एक प्रोसेस है कान का कि जो कान की मैल को क्लीन किया जाता है जिससे, तो वो उसको पुश बैक भी करके ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। अच्छा, ये जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या वो किसी ट्यूमर की तरफ भी लीड कर सकता है? कहीं अगर बार बार इरिटेशन हो रही है तो उसमें चांसेस बिल्कुल होते हैं। कान के दर्द की क्या वजह होती है फिर? कान के दर्द की तो कोई भी चीज वजह हो सकती है। सादा जो है कान में पेंसिल का मार लेना, हवाई जहाज का सफर करते हैं उनके कानों में दर्द आ जाती है, कोई थप्पड़ मार देता है किसी को उसके कान में दर्द आ जाती है। तो कान की दर्द बहुत कॉमन है। साइनस और जो एलर्जीज होती हैं वो सेम प्रॉब्लम होती है? कि एक एलर्जी है, एक साइनोसाइटिस है और एक उसकी कॉम्प्लिकेशन। इसी इन्फेक्शन का नाक से निकल के बाकी जगहों पे फैल जाना, आंखों की तरफ जाना, ब्रेन की तरफ जाना, इनमें फंगस लग जाना है, तो वो जब ये कॉम्प्लिकेट करता है तो फिर इस तरह की अलामत आती है। गला खराब होने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? डस्ट हो सकती है। फूड इनटेक का पैटर्न क्या है, बाहर की चीजें आप कितनी खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेपिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करने से भी ईएनटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कान गला की कई एक बीमारियां जिनकी रीजन सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग है, किसी भी फॉर्म में। गर्दन का कैंसर है, आवाज की तारों का कैंसर है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कान के मसाइल किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं और नाक की नक्सीर फूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है। ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ये ईएनटी वाली फील्ड में आए कब, या आपका कब सफ़र शुरू हुआ? ईएनटी में मैं 2010 में जो है एज ट्रेनी रजिस्ट्रार एंटर हो गया था। आपका इंटरेस्ट था शुरू से? शुरू मेरा जो इंटरेस्ट मेरा जनरल सर्जरी में था। ओके। इनिशियली मेरा जो प्लान था, जो मेरे होल एमबीबीएस में था, दैट वाज कि मैं जनरल सर्जन बनूंगा। ऑलराइट। लेकिन ये भी चूंकि सर्जरी एंड अलाइड में मींस के सर्जरी और उससे रिलेटेड फील्ड्स में आता है, तो देन मैंने फिर इसको जो है प्लान कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो ईएनटी का प्रॉब्लम होता है, ये आप मुझे बताएं कि ये है क्या, और ये क्या खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है या डॉक्टर को इस कंडीशन में आपको दिखाना ज़रूरी होता है? अच्छा, कोई भी जो बीमारी है, जनरली मैं उसकी जो बात कर देता हूँ आपसे कि उसमें अ, 3 तरह की हम या 4 तरह की आप समझ लें। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती हैं, हम्म। कुछ इन्फेक्टिव कंडीशन होती हैं, कुछ फिर आगे क्रॉनिक कंडीशन होती हैं, और फिर एक और वैरायटी है दैट इज़ कैंसर्स। ओके। ठीक है ना? इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा भी अब मेन क्लासिफिकेशंस चेंज हो चुकी हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी ऐसी कंडीशन है जैसे सोजिश से रिलेटेड है। ठीक है। इन्फेक्टिव वो हैं जिनमें इन्फेक्शन हो गई है किसी बैक्टीरिया से या कि किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या वायरस से या फंगस से या किसी भी और पैरासाइट से। ठीक। क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसी हैं जो कि लंबा अरसा के लिए किसी के साथ जुड़ गई हैं। और कैंसरस फिर मैंने आपको बता दिया कि जो कि कैंसर्स हैं या कि जिसमें ऑन्कोलॉजिकल इश्यूज हैं या इस तरह की चीज़ें। तो ठीक। ये 4 मेन जो है डिजीज़ की टाइप्स हैं। तो कोई भी बीमारी जो है वो डॉक्टर ठीक नहीं करता। हम्म। आपकी बॉडी में अल्लाह ने इटसेल्फ एक पावर ऑफ हीलिंग रखी है। डॉक्टर डिजीज़ को मैनेज करता है द सेम वे जैसे आपका मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन का उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो यू नीड मैनेजर डेली फॉर ओके। दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो डॉक्टर का काम भी डिजीज़ को मैनेज करना है आपके कंट्रोल। जैसे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ में आती है। इसको कोई डॉक्टर क्योर नहीं कर पाता है, वो सिर्फ इसको मैनेज करता है, कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं सर। करता है, या कि आपको गाइड करता है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। जी। जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती हैं, जो इन्फेक्टिव होती हैं, इन्होंने एक ख़ास कोर्स के बाद 5-7 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाना होता है। और वो डॉक्टर हो या ना हो, ये ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर हम्म। उस डिज़ीज़ के दौरान आपकी जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, उनको आपके ऊपर उसका बर्डन कम कर देता है। मतलब कि अगर सर में दर्द होनी है, बुखार होना है, जिस्म का में थकावट रहनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। ये आपको गाइड कर देता है कि इन अलामात से आपने कैसे बचना है। डिजीज़ को वो क्योर नहीं कर रहा।
ओके। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है ना कि वैज़ा मरज़तु फ़हुव यशफ़ीन, कि मर्ज़ भी मेरी तरफ से और शिफा भी मेरी तरफ से। तो डॉक्टर बेशक। का रोल बड़ा लिमिटेड है। लोग समझते हैं कि शायद कि डॉक्टर क्योर करता है या कोई सर्जरी क्योर करती है। तो सर्जरी भी क्योर नहीं करती है, डॉक्टर भी क्योर नहीं करता और मेडिसिन भी क्योर नहीं करती। ये सारे जो टूल्स हैं ये डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। डिज़ीज़ परसिस्ट करती है और वो सिर्फ़ अल्लाह ही उसको शिफ़ा दे सकता है। इसमें ओके। एज़ अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है। ऑलराइट। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है और बड़ों में ये प्रॉब्लम होती है, तो ईएनटी का प्रॉब्लम इन दोनों में डिफरेंट होते हैं या कॉमन होते हैं? डिफरेंट होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं। काना गला जो बच्चों का है अब तो स्पेशलिटी अलग हो चुकी है। हम्म। काना गला की स्पेशलिटी अब तो 5 से 6 डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में वेस्ट में, अमेरिका में, इंग्लैंड में डिफाइन कर दी गई हुई है। पाकिस्तान में इसकी जो एक मेन ऑफशूट है दैट इज़ पीडियाट्रिक ईएनटी। हम्म। वो अभी सीपीएसपी के लेवल पे भी आई होप के चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तो मतलब लेकिन अब जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल अलग हैं, लाहौर में है आपका, निश्तर के साथ है, मुल्तान में है और बाकी बड़े हॉस्पिटल्स बाकी बड़े शहरों में बन रहे हैं। तो पीडियाट्रिक ईएनटी पंजाब में तकरीबन अलग हो चुकी है एडल्ट ईएनटी से। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वेदर चेंज की वजह से ईएनटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ज़ुकाम, नज़ला जो है छाती तो खैर पल्मोनोलॉजी में आ जाएगी, सांस हम्म। की नालियों के ऊपर वाले हिस्से में मसाइल, हम्म। रेशा, ये सारी चीज़ें जो हैं साइनस की इन्फेक्शंस आ जाती हैं समटाइम्स। ठीक तो है। ये प्रॉब्लम्स आते हैं जब मौसम चेंज होता है, तो पेशेंट्स हमारे पास इसमें से खांसी के साथ, ओके। ज़ुकाम, नाक में ख़ारिश, एलर्जी के साथ आते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे कॉमन प्रॉब्लम्स आपको अपने पेशेंट्स में क्या देखनी पड़ती हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर रहे हैं। ओके। जैसा कि जो कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बेइंतहा आपको फ्लू का पेशेंट मिलेगा। फिर हम्म। जो टर्शरी केयर्स हैं, वहाँ पे जो डिजीज़ का बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स थ्रॉट। नहीं मतलब कैंसर के पेशेंट्स ज़्यादा ओके, आएंगे, ओके, ओके। क्रॉनिक इन्फेक्शंस क्रॉनिक डिजीज़ के ज़्यादा आएंगे। ठीक। और नो डाउट फ्लू भी वहाँ पे चल रहा होता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने ओपीडीज अलग कर दी होती हैं। बड़े हम्म। सेटअप्स की बात कर रहा हूँ, या कि उसे डेलीगेट कर दिया जाता है। ठीक। तो डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट तरह का फुटफॉल होता है पेशेंट्स का, डिपार्टमेंट्स में, ईएनटी के डिपार्टमेंट में। ठीक है। अच्छा, ईएनटी की फुल फॉर्म तो ये होगी ईयर, नोज, नोज एंड थ्रॉट, थ्रॉट। ठीक है? तो हम लोग इनको अगर डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर ईयर की प्रॉब्लम पे आए, ठीक है? तो अगर कान में पानी चला जाए, तो क्या वो इन्फेक्शन का बायस भी बन सकता है? अगर तो पानी गया है साफ और हम्म। कान के अंदर इटसेल्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, स्पोर्स वगैरह नहीं है फंगस के, हम्म। तो फिर तो वो सिर्फ वहाँ पे जो मौजूद मैल है उसको इम्बाइब करेगा, उसको मतलब उसके अंदर जाके जज़ब होके कान की जो वैक्स है उसको फुला देगा और ब्लॉकेज की सेंसेशन देगा। ओके। और अगर जो कान में पानी इस तरह का गया है जो कि खुद कॉन्टामिनेटेड था और कान के अंदर के हालात भी अच्छे नहीं थे, जैसा कि कोई इंजरी हुई थी या कि हम्म। वहाँ पे ऑलरेडी फंगल स्पोर्स थे, हम्म। या कि कोई बंदा जैसे कॉटन बड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं, इवन कि साफ़ पानी से भी, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ पे लाइफ है। तो जब पानी जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। अच्छा, वैसे होता है ना, अक्सर अगर वज़ू कर रहे हैं या कोई शावर ले रहे हैं तो पानी कान में चला जाता है, तो आपको बहुत ऐसे कान एक तरफ से भारी-भारी सा, अगर पाँव रख रहे हैं तब भी आपके कान में इस तरह भारी सी एक आवाज़ आ रही है, अच्छा, तो उसकी क्या वजह होती है जो फिर? आपने बात की है नहाते हुए पानी चला जाता है तो वो वैक्स फूल जाती है, जो मैंने पहले बात की, इम्बाइब कर जाती है, हुँ। मतलब उसके अंदर फुलाव आ जाता है। ठीक। जो दूसरी आपने बात की, वज़ू के साथ कभी भी कान में पानी नहीं जाता है, अगर आप उसे मस्सा की बात करते हैं। हुँ। और बल्कि नहीं, वज़ू, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पानी अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर चला जाता है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। जैसे नाक में भी अगर इस तरह करते हुए तो नाक में भी चला जाता है अक्सर पानी नाक पानी। में भी जाता है, इसमें कोई जी। शक नहीं है। जो वज़ू का पानी कान में जाता है, हुँ। उसको बेसिकली मस्सा हम कहते हैं और उसमें हम उँगली से उसको क्लीन करते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी नाखून कटे हुए हों। जी। तो एक्चुअली वो कान के बाहर वाले हिस्से को साफ़ कर रहा है। तो ओके। हमारी ऑलरेडी जो हम वज़ू कर रहे हैं उसमें नाक, कान और गला तीनों हुँ। जो हैं वो आप क्लीन समझ हो लें रहे कि हैं। क्लीन हो रहे हैं। हुँ। और अगर 5 दफ़ा कोई बंदा वज़ू कर रहा है तो उसे नाक, कान, गला की बीमारी हो ही नहीं सकती। दिस इज़ ठीक है। व्हाट आई बिलीव। ओके। लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रहा, लिटरेचर सही। डिफरेंट तरीके से इसमें ओके। कमेंट्री करता है। अभी आपने कॉटन बड की बात की थी, तो कुछ लोग कहते हैं कॉटन बड यूज़ करना ठीक होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉटन बड यूज़ करना हार्मफुल होता है। तो आप बताएँ, ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर करें कि कॉटन बड यूज़ करना क्या हार्मफुल है हमारे लिए? बिल्कुल हार्मफुल है। अगर किसी का कारोबार कॉटन बड की इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, हुँ। तो पॉसिबिलिटी है कि उसके लिए
ये ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को प्रोपोगेट करे कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ओके। या कि जिसका इसको पता ही नहीं है। लेकिन कॉटन बड इंजरीज करता है। हमारे पास मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं, और अगर इंजरीज नहीं भी करता है तो कान में फंगस होने का बायस भी बन सकता है। कान की जो गुड वैक्स है उसको भी रिमूव कर देता है। और बाद का कान के अंदर जो नॉर्मल वैक्स एक्सकवेट हो रही होती है, बाहर की तरफ आ रही होती है, उसका अपना एक प्रोसेस है कान का कि जो कान की मैल को क्लीन किया जाता है जिससे, तो वो उसको पुश बैक भी करके ब्लॉकेज पैदा कर सकता है। तो ठीक कॉटन है। बड जो है ये एक बिल्कुल भी गैर ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई बंदा 5 दफ़ा मसा कर रहा है अपनी उंगली के साथ, साफ हाथ के साथ उसे क्लीन कर रहा है, तो कॉटन बड की यूज़ की उसे ज़रूरत ही नहीं है। और कॉटन बड जितना बारीक है और जिस रीजन तक वो चला जाता है, वो इटसेल्फ भी एक प्रॉब्लमेटिक ही है। ठीक है। अच्छा, कान से ये जो पानी आ रहा होता है या कुछ लोगों के कान से स्मेल आ रही होती है, इसकी क्या वजह होती है? कान से पानी मतलब रेशा पीला अगर आ रहा है और कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो इट मीन्स के उसके मिडल ईयर में डिजीज़ है, कान का पर्दा डैमेज्ड है। ओके। अगर जो है कम से कम 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर हो गया है, हुँ, और पर्टिकुलरली 3 मंथ्स, 3 वीक्स और 3 मंथ्स के दरमियान का जो टाइम है, ये एक ग्रे जोन है। हुँ, 3 मंथ्स के बाद तो हम डेफिनेट उसे कह देते हैं कि ये जो है कान का पर्दा डैमेज है। वैसे हम देख भी रहे होते हैं उसको डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑटोस्कोप या एंडोस्कोप। हम कैमराज से या के डायरेक्ट स्कोप से देख रहे होते हैं कान को, हमें हुँ, उसकी रियल टाइम इमेजिंग हमारे पास होती है, हमें पता होता है क्या चल रहा है। ठीक। अगर स्मेल आ जाती है तो स्मेल में भी ज़्यादा चांस यही होते हैं कि कान का ना सिर्फ पर्दा फट गया है, और उसकी हड्डी में भी रेशा लग गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है, ओके, अगर उसमें स्मेल भी आ रही है और ये परसिस्टेंट होती है। ये इतनी आसानी से ट्रीट नहीं होती है। ठीक है। इसको हमें ट्रीट करने के लिए वी नीड टाइम, वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और कई एक चीज़ें जिसे हमें देखना पड़ता है। इसके लिए हमें अच्छी इमेजिंग चाहिए होती है कि पेशेंट की बोन कहाँ तक डिजीज है, कहाँ तक है, फंक्शनल असेसमेंट्स चाहिए होती हैं, हुँ, और लोगों की ओपिनियन चाहिए होती है। बात को तो अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व करना होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या वो किसी ट्यूमर की तरफ भी लीड कर सकता है? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल इन्फेक्शन कम, लेकिन जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुँ, ज़्यादा। हुँ, हुँ। मतलब कि कहीं अगर बार बार इरिटेशन हो रही है तो उसमें चांसेस बिल्कुल होते हैं। लेकिन कैंसर की जो अपनी पैथोफिजियोलॉजी है, यानी कि या इटियोलॉजी है, इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि उसकी जो अपनी कॉजेशन है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो डिफरेंट है। हुँ, हुँ। और उस पर ज़्यादा अच्छी जो है डिस्कशन वो ऑन्कोलॉजिस्ट कर सकता है। हम नो डाउट पार्ट ऑफ द टीम होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो आपको पता है ना कि अगर एक चीज़, अगर एक छोटा-सा इन्फेक्शन होता है तो आप, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इसका खतरा और बढ़ सकता है, तो आप आगे दूसरे डॉक्टर को उसको रेफ़र कर देते हैं। तो मैं ये कह बिल्कुल। रही हूँ कि क्या ये वाक़ई सच है कि अगर इन्फेक्शन कान का बढ़ जाए तो वो किसी ट्यूमर की तरफ भी लीड कर सकता है? पर्टिकुलरली कान के इन्फेक्शन की अगर आप बात करें तो मैं इस पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है। ओके, ठीक है, वो कैंसर की तरफ रेयरली ये के लेके जाए। ठीक है। और जिन लोगों के इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो जिन लोगों के कान में मुसलसल दर्द रहते हैं, अच्छा, कुछ लोग उसको दाँत के दर्द से भी रिलेट कर लेते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, कान में दर्द हो रहा है तो पूरा ये उनका जॉ भी दर्द कर रही होती है। सर, इसकी क्या वजह है फिर? जो कान के दर्द के साथ जॉ में पेन आ जी। जाती है, कान के दर्द के साथ देखें, जो आपका रीजन जो इन्फ्लेम होगा, जिसमें सोजिश होगी, हुँ, हुँ, वो हुँ। अपनी पेरिफेरी में किसी भी जगह पे इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। जैसे गले की दर्द कान में आ जाती है, कान की दर्द गले में आ जाती है। अच्छा, अच्छा। कान की दर्द जो जॉ में आती है, वो बेसिकली एक्चुअली इस जॉइंट की पेन होती है। इसे ओके। हम टेम्पोरल जॉइंट कहते हैं, जो हुँ, जबड़े की हुँ, दर्द हुँ। होती है। जो लोगों बात को अखरोट चबा लेते हैं, हड्डी सख्त चबा लेते हैं, तो उनके ये जॉइंट में पेन आती है द हुँ, सेम वे हुँ। जैसे घुटने में लोगों में दर्द आती है। तो वो जॉइंट की पेन जॉ में आती है। ठीक है। कान की पेन डायरेक्ट अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो जॉ में आना अगेन बहुत लेस लाइकली है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से कैंसर होना हुँ। बहुत रेयर है। कान के बहुत लंबी डिजीज गई हो और तो हो जाता है, लेकिन मतलब बहुत रेयर 30 सालों चांसेस। में कोई या 1 या 2 केसेस कोई देखेगा। ठीक है। इतना रेयर है। ओके। ये कान के दर्द की क्या वजह होती है फिर? कान के दर्द की तो कोई भी चीज़ वजह हो सकती है। सादा जो है, कान में पेंसिल का मार लेना, कान में कॉटन बड। कॉटन बड का मार लेना,
कान के पर्दे के पीछे सोजिश का आ जाना, हिली एरिया ट्रैवल करते हैं लोग, उनके कानों में दर्द आ जाती है, हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, उनके कानों में दर्द आ जाती है, कोई थप्पड़ मार देता है किसी को, उसके कान में दर्द आ जाती है। तो कान की दर्द तो बहुत कॉमन है, कान की किसी भी डिजीज़ में आ सकती है। हम्म। कान के बाहर वाले हिस्से की डिजीज़ में ज़्यादा फंकल हो जाता है, जिसे बाल त्रोड़ कहते हैं या जिसे फिंसी कहते हैं उर्दू में या पंजाबी में, उसके साथ आ जाती है। ठीक है। और जिन लोगों को ऊंची सुनाई देता है वो मसला क्या हल हो सकता है या वो मतलब चलता रहता है साथ ही? हर चीज़ का हल होता है, मासवाए मौत के। और उसको अगेन कि हम किस तरह के हीयरिंग लॉस, यानी कि जो आप कह रही हैं ना कि ऊंचा समात कम सुनाई हो गई जब है, देते हैं, हाँ ऊंचा सुनाई, जी। तो हम किस तरह के हीयरिंग लॉस के साथ डील कर रहे हैं, हम्म। ये क्वेश्चन है कि हम कान की नस की कमज़ोरी के साथ डील कर रहे हैं जो कि बुढ़ापे में हो जाती है, हम्म। उसके लिए हम हीयरिंग एड देते हैं, या कि हम ऐसे कान की बीमारी के साथ डील कर रहे हैं जो कि कान के दरमियानी हिस्से को इन्वॉल्व किए हुए हैं, और उसमें हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरवेंशन सर्जरी हल होती है। जैसे कि कान के पर्दे के पीछे पानी आ जाना, जी जी। हम उसे ड्रेन कर देते हैं। कान की एक मिडल ईयर की दरमियानी हिस्से की कंडीशन होती है जिसे ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं, मोस्टली ख़वातीन में आ जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के, या कि मेन में भी आ जाती है, वो भी एक सर्जरी स्टेपिडॉटमी के साथ मैनेज हो जाती है। और फिर अगेन कान की दर्द, सॉरी, कान का जो समात का कम हो जाना, कान के बाहरी हिस्से में सादा मैल की वजह से भी हो सकता है। हम देखते ठीक। हैं हमें मैल नज़र आती है पॉप हुई हुई, हम उसे साफ़ करते हैं, मैनेज हम्म। हो जाती है। तो हम किस तरह के हीयरिंग लॉस को डील कर रहे हैं, बच्चों में जो समात का कम हो जाना है, वो एडिनॉइड्स के साथ मिडल ईयर में फ्यूजन आ जाती है, हम्म। उसको भी हम मैनेज करते हैं। तो वो ये सारी डिफरेंट तरह का हीयरिंग लॉस है। ठीक। मतलब हीयरिंग लॉस कि कम से कम 20 से 25 अपनी डिफरेंट टाइप्स आप कह सकते हैं, नॉइज़ के साथ रिलेटेड है। एक बंदा काम ही ऐसी जगह पे करता है जहाँ पे बहुत शोर है, उसका पैटर्न और है। लाउड म्यूजिक और एयरबड्स की वजह से भी हो जाता है। ईयरबड्स कान इंजर कर लेते हैं लोग, पर्दे को डैमेज कर लेते हैं। हम्म। और लाउड म्यूजिक नो डाउट वो कान की समात और उसकी नस को वीक करता है। और ये जो कान में बार बार इन्फेक्शन होना, क्या हम्म, इससे भी हम लोग हेयर लॉस, हाँ बिल्कुल, कान में बार बार इन्फेक्शन जो कि दरमियानी हिस्से से रिलेटेड है, वो नो डाउट आपकी इस कुव्वत समात को हेयरिंग को आप वो ख़त्म करता कर है, सकते हैं, कम कर कर सकते हैं? सकता है। और जो बाहर वाले हिस्से का है उसमें बहुत लेस लाइकली है। ठीक है। अच्छा सर, एक कान में ना आवाज़ आती है अजीब सी कि पता नहीं वो आवाज़ में कैसे जैसे टुन टाइप एक आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल आ जाती। तो वो उसकी क्या वजह होती है? अच्छा, जो कान का शोर है या कान की आवाज़ है, अगेन ये एक अलामत है। हम्म। अलामत, और आपका सवाल है कि उसको ट्रीट कैसे करना है। हाँ जी। ट्रीटमेंट के लिए वी नीड अ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस। मैं सादा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सर में हम्म। दर्द है, हम्म। एक बंदा हमारे पास आया, वो कहता है जी सर में दर्द है, तो एक मेरी कोशिश ये है कि मैं उसे पैनाडोल की गोली दे के भेज दूँ, तो ये उसकी दर्द का वक्ती इलाज है। हम्म। ये सिम्टम है, हमें ये नहीं पता सर में दर्द किस वजह से है। मिसाल के तौर पे सर में दर्द भूखा रहने की वजह से है, तो हम्म। उसकी और तशखीस है। सर में दर्द स्ट्रेस की वजह से है, एंग्जाइटी की वजह से है। सर में दर्द चोट, वो बाइक से गिरा, उसने बताया नहीं, बताया सर में दर्द है, सर में हम्म। कोई चोट लग गई है तो भी दर्द है। फिर सर में दर्द खुदा न खासा किसी गिल्टी सोली ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, साइनोसाइटिस की वजह से हो सकती है, जुकाम की वजह से हो सकती है, कान की खास बीमारियों की वजह से हो सकती है। तो सर में किस टाइप की दर्द, मीग्रेन की वजह से हो सकती हम्म। है, और कई तरह की हेडेक सिंड्रोम्स हैं। तो ऑल डॉक्टर राइट। का काम होता है टू नो द कॉज कि इसकी वजह क्या है। पैनाडोल या कोई और पेन किलर देना तो हल नहीं है, हम्म। ठीक है ना, वो तो ओवर द काउंटर आपको अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हम उसको आगे ट्रीट करना कैसे जा रहे हैं। द सेम गोज विद द टिनाइटस, यानी कि कान का शोर। हम्म। कान का शोर कान की बीमारी की वजह से है, दिमाग की बीमारी की वजह से है, हम्म। नफसियाती बीमारी की वजह से है, या कि कान में खून के बहाव के बदलाव की वजह से है। ये चार मेन स्पेशलिटीज मैनेज करती हैं कान के शोर को, सिर्फ कान में गला नहीं। ऑल तो हम राइट। देखते हैं कि कान का शोर कान की बीमारी की वजह से है या नहीं। हम्म। अगर तो कान का शोर कान के दरमियानी हिस्से की वजह से, तो उसको देखा जाता है। हम्म। बाहर वाले हिस्से की बीमारी की वजह से उसे मैनेज किया जाता है। अंदरूनी हिस्से की बीमारी की वजह से है तो उसे मैनेज किया जाता है। और अगर ठीक। कान का शोर जो है ज़ुकाम नज़ला की वजह से, तो उसे मैनेज किया जाता है। जो आजकल लोगों को सर्दी में वक्ती तौर पे एक ख़ास सी आवाज़ आ जाती है और फिर चली जाती है, मोस्ट ऑफ द हम्म। टाइम उनके नाक और कान के दरमियान एक ट्यूब होती है, ये स्ट्रेचिंग ट्यूब, हम्म। जो कि कान और नाक को लिंक करती है, वहाँ पे ब्लॉकेज ओके। की वजह से शोर आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। लेकिन ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कान का शोर इस वजह से। हम्म।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सीटी की टी की जो आवाज़ है जो ख़त्म भी हो जाती है, वो अचानक से आती है और ऐसे ही गायब हो मतलब जाती है। वही मौसम की चेंज की वजह से बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। सर अभी आप वैसे सर दर्द की भी बात कर रहे थे, तो अगर हम लोग नाक की बात करें, हम्म। तो नाक का अक्सर आपने देखा होगा अगर फ्लू होता है तो आपका सर आपको भारी दिख रहा होता है या भारी फील हो रहा होता है, सो के आप उठते हैं, अगर आपको फ्लू है तो आपके सर में दर्द है। तो हाँ, नाक का कनेक्शन सर से फिर कैसे होता है? देखें, नाक का कनेक्शन सर से ऐसे है कि जो नाक की रूफ है वो जो आपका सर यानी कि जो ब्रेन है हम्म। उसका फ्लोर है। ओके। जो आपके ब्रेन का फ्लोर है वो आईज के ऊपर है, नोज के ऊपर है और पीछे से ईयर्स के ऊपर है। और हम्म। अगर आप उसको सेंटर से देखें तो आपके हलक के ऊपर से, कभी आप बहुत ठंडा पानी पिए यक हम्म। ठंडा तो आपके सर में दर्द होती है। एग्जैक्टली exactly। और सर में भी लगता, लाइक आपके यहाँ पे फील होता है एक तो दैट्स ठंडा जब लग रहा एग्जैक्टली होता है तो वो पानी। हलक से एक साइनस है जो हलक के बिल्कुल ऊपर होता है जिसे हम हम्म। स्फिनोइड साइनस कहते हैं। और हम्म। वो एक्चुअली नाक की एक्सटेंशन है। तो ओके। उस रीजन का वो जो है टेम्परेचर चेंज कर देता है ठीक जिसकी है। वजह से आपको सर में दर्द होती है। ऑल तो ये तो मैंने राइट। सादा आपको समझाने के लिए बता दिया ना। सही है। तो जो ब्रेन का और नाक कान गला का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इवन की हम्म। जो स्पेशलिटी जैसे आपने शुरू में पूछा ईएनटी क्या है, हम्म। एक्चुअली ईएनटी का जो टोटल जो पूरा प्रॉपर नाम है दैट्स ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी। ओके। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से गर्दन से टिल द, तो ये ईएनटी हेड नेक सर्जरी है। ऑल राइट, मतलब यहाँ से लेके पूरा हेड, लाइक हेड, नेक टू। हाँ, लेकिन इस रीजन में और भी स्पेशलिटीज हैं। आई है ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटल सर्जरी है, मैक्सिलोफेशियल है, जबड़ा है, मतलब यहाँ से लेके जितने भी चीजें आती है इस सारी चीज में कवर ईएनटी हो जाती है। में भी आती हैं, न्यूरो सर्जरी में भी आती हैं, और भी बहुत सी स्पेशलिटीज हैं, मैं यही बता रहा हम्म। हूँ। लेकिन एक बड़ा इसमें जो चंक है हम्म। वो ईयर नोज थ्रोट एंड हेड नेक सर्जरी का है। ठीक है। अच्छा सर, ये जो नाक की नक्सीर फूटती हम्म। है लोगों की, तो ज़्यादातर वैसे ये गर्मियों में ही देखा जाता है जिन लोगों को इस तरह का इशू हो, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? नाक से जो खून आता है एडल्ट्स में, यंग एडल्ट्स में, टीन एज में ख़ास किस्म का ब्लीडिंग ट्यूमर होता है एंजियोफाइब्रोमा। बाज़ का सादा नाक खुश्क होने की वजह से भी नाक का खून आ जाता है। नाक का अगेन वही बात है, ये एक हम्म। अलामत है कि पीछे तशखीस क्या है। नाक का जो खून है वो अगर तो उसकी क्वांटिटी क्या है, एक साइड से आ रहा है, दोनों साइड से आ रहा है, बच्चे की एज क्या है, हम्म। बड़ा है, तो पैटर्न क्या है, हम ये देखते हैं। फिर जो सेकंड हम स्टेज पे, मतलब कि फर्स्ट तो हम इसकी हिस्ट्री लेते हैं ना कि है इसकी पैटर्न क्या है, हम्म। कि कितनी क्वांटिटी, किस साइड से, कितने अरसा से आज तक कितनी एपिसोड्स हुई, पिछले दिनों में कितनी एपिसोड्स हुई, जब होता है तो कितनी देर बाद ख़त्म हो जाता है। देन फिर हम इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद को खून के बहाव में जो खून की जमने की ताकत ख़राब हो जाती है उसमें भी ये आ जाता है। जैसा कि जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जिनको दिल के मसले होते हैं, हम्म। हाइपरटेंशन में भी आ जाएगा। बूढ़ा बंदा है हमारे पास आया, उसका ब्लड प्रेशर ही 180 है, तो हम्म। खून निकल आता है नाक से। बच्चा है, उसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से आएगा। बाज़ का बच्चे नाक में कोई चीज़ फंसा लेते हैं किसी एक साइड पे, और माँ को भी नहीं पता, बाप को नहीं पता। 15 दिन बाद उसकी एक साइड से बू आने लग जाती है नाक से और खून आने लग जाता है। हम्म। मरीज, बच्चे को डॉक्टर के पास लाया जाता है, इसके तो एक साइड से खून आता है। हम उसको एग्जामिन करते हैं तो हम कहते हैं इसके अंदर तो ये एक छोटा सा तस्वीर का दाना फंसा के बैठा हुआ, हम्म। विद द हेल्प ऑफ स्कोप उन्हें दिखाते हैं। तो इस वजह से भी आ सकता है। तो नाक से अगेन खून आना साइनस की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से भी आ सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। तो नाक से जो जनरलाइज जिसे लोग नक्सीर कहते हैं, जो कि बच्चों में आता है, उसमें एक तो ड्राइनेस की वजह से आता है और दूसरा हमने उसमें एंजियोफाइब्रोमा रूल आउट करना होता है, एक खास किस्म की कंडीशन है। हम्म। फिर उसके अलावा और नाक की हड्डी टेढ़ी होने से भी आ जाता है। ठीक। लेकिन कुछ लोग इसको ना इस चीज़ से भी रिलेट करते हैं कि अगर गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो तो आपकी नक्सीर फूट रही है। अच्छा, लिटरेचर तो इसके बारे में कोई चीज़ नहीं मानता, लेकिन चूंकि पॉसिबिलिटी है कि ये इस वजह से आने वाले वक्त में कुछ ऐसी रिसर्चेज हो जाएं हम्म। कि वो इसको इससे रिलेट कर दें। तो नॉलेज रिलेटिव है। जैसे एक ज़माने में कहते थे कि ज़मीन साकिन और सूरज इसके गिर्द घूमता है, हम्म। लेकिन नाउ वी नो के नहीं, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो जो टाइम है ना वो आपके नॉलेज को बदल देता है, ऑल राइट। जो रिलेटिव नॉलेज है, जो साइंटिफिक नॉलेज है। तो अभी तक तो साइंस नहीं मानती है इसको कि ये गर्म चीज़ों की वजह से। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस पर कोई मज़ीद जो है रिसर्चेज आए।
ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो नक्सीर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका हल क्या हो सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ठंडे पानी के नीचे सर कर दो तो रुक जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या हो सकता है? यार, जो तो बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और फ़ौरन आ रहा है, उसमें बेहतरीन तो यही होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि वो आगे की तरफ झुक जाए। हम्म। इसे मैं स्टूपिंग फॉरवर्ड, चेयर पे बैठ के आगे की तरफ झुक जाए और नाक को बंद कर ले, पिंच कर ले। सर में ओके। आप पानी ठंडा डालना चाहते हैं, सर्दियों के मौसम में तो अवॉइड कर लें। गर्मी में आप डालना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हम्म। इससे रुक जाता है नाक का खून, इसमें कोई शक नहीं है। और नाक को बंद करना, अगर आप पीछे को करके पेशेंट का नाक बंद करते तो वो सारा खून फिर पीछे जाता है उसकी सांस की नालियों में, और वो ओके। कफ और फिर प्रॉब्लम में आता है पेशेंट। तो हमेशा पेशेंट को कहीं बैठ जाए और वो आगे लीन कर जाए, हम्म। आगे को झुक जाए, तो और सारा उसका जो है नाक का अगर खून आ रहा है तो वो नीचे ज़मीन पे गिरने लग जाए और फिर उसके हम्म। नाक को आप पकड़ लें, ठीक है। या वो खुद पकड़ ले इसके लिए ज़ोर से। वैसे कोई मेडिसिन होती है? मेडिसिन खून जमाने के लिए बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है। लेकिन उसको मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि जो नाक से दवाई खून को रोकेगी वो बाकी जिस्म के हिस्सों में भी खून की में क्लॉटिंग पैदा करेगी, ओके। तो वो बड़ी खतरनाक भी हो हार्मफुल हो सकती सकता है। है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता अभी आपने साइनस की भी बात की थी, है। जी तो जी। एक तो मुझे ये बताएं कि साइनस क्या है, ठीक है, और क्या हम लोग इसको एलर्जीज के साथ रिलेट कर सकते हैं? क्या साइनस और जो एलर्जीज होती हैं वो सेम प्रॉब्लम होती है? स्पेक्ट्रम है, जैसा कि एक बच्चा जो पहली क्लास में गया है हम्म। वो फिर बाद में 10वीं क्लास तक चला जाता है, तो पहली क्लास में और 10वीं में फ़र्क यह है स्पेक्ट्रम का, हम्म। कि वो पहला दिन है स्कूल का, वो उसके स्कूल के शायद पीक है, उसके बाद अब कॉलेज में जाएगा। तो द सेम इज़ द केस कि ये प्रॉब्लम शुरू एलर्जी से होता है और एंड साइनस, साइनस पे हो जाता है। साइनस की कॉम्प्लिकेशन में साइनस मिड में आता है। ओके। साइनस क्या है? साइनोसाइटस, हम्म। या कि साइनस बेसिकली साइनस की इन्फेक्शन होती हैं नाक से रिलेटेड। चेहरे, जबड़े के अंदर और माथे के अंदर खोखली हड्डियां हैं जो हम्म। नाक में ओपन होती हैं। नाक सामने से हमें सिर्फ एक तो कौन सी नज़र आती है जो कि नाक की एक चेहरे की खूबसूरती के लिए है, लेकिन हम्म। अगर हम देखें तो इसमें जबड़े में, यहाँ पे माथे में, आंखों के दरमियान में, और एक वही साइनस जो आपने पानी पीते हुए अभी बात हमने की हलक से हम्म। ऊपर फील होता है यहाँ पे, जी जी। स्फीनॉइड साइनस, ये सारे साइनसेस नाक से रिलेटेड होते हैं। आप ये समझ लें कि इसकी आउट पॉकेजिंग्स होते हैं, मतलब कि नाक के अंदर इनका रास्ता खुलता है, ये गारे हैं ओके। चेहरे में, माथे में, आंखों के दरमियान में, और डीप इन द ब्रेन, मतलब इन बिटवीन द ब्रेन, हम्म। एक अलहदा स्ट्रक्चर। तो ये सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, नाक से रिलेटेड है। ठीक है, इनका जो कि अब इसके पीछे डिफरेंट थ्योरीज हैं कि इसकी क्यों ज़रूरत हुई होगी, या कि अल्लाह ने इसको क्यों बनाया। तो व्हाट आई बिलीव कि ये इसमें जो लिटरेचर कहता है वो तो ये कहता है कि एयर की क्लींजिंग के लिए, हम्म। एयर की ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब कि उसको फिल्टर करने के लिए, उसको नम करने के लिए छाती में जाने से पहले, और चेहरे को और सर के मैस को, मतलब कि उसकी उसको कम करने के लिए, जो उसकी वज़न है उसको कम करने के लिए। तो बिल्कुल ये रीज़न्स होंगी, इसके अलावा भी और बहुत सी रीज़न्स होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको इंसानी जिस्म में इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया, साइनस को। बेशक ऐसा ही है। तो तो ये वैसे क्योरेबल भी होता है? हाँ हाँ, अगर इस रीजन में सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो वी कॉल इट साइनोसाइटिस। ये साइनस इन्फेक्शन होगी। अब इनके साथ अलामात क्या आती है? जो साइनोसाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, एलर्जी की अलामत थोड़ी सी डिफरेंट है, हम्म। साइनस की अलामत थोड़ी सी डिफरेंट है। एलर्जी की अलामत यह है कि नज़ला आ गया, नाक से पानी आ गया, छींकें आ गई, नाक में इचिंग आ गई, हम्म। ये एलर्जी की अलामत है। जो साइनोसाइटिस है उसकी अलामत में ये अलामत भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ और चीज़ होना भी ज़रूरी है, जिसमें स्मेल का लॉस हो जाना, हम्म। मतलब स्मेल नहीं आती पेशेंट को, नाक से ओके। पीला रेशा आना एक साइड से, और बू वाला रेशा आना, और सर में दर्द होना, हम्म। चेहरे में दर्द होना, या कि फिर सर का भारी स्वेलिंग आ भी हो जाना। जाती है फेस पे उसकी वजह से? वो बहुत एडवांस डिजीज में। ओके। अभी ये बात मैंने की ना कि ये स्पेक्ट्रम है, ये शुरू होता है हम्म। एलर्जी से, जाता है साइनोसाइटिस में, वो कॉम्प्लिकेशन की आप बात कर रहे हम्म। हैं, ये गदूद बन जाते हैं फिर एलर्जी, एक्यूट, सा- एक्यूट उसे हम कहते हैं एलर्जिक रेनाइटिस, ओके। कि सीजन चेंज होने से हो गई, सबको होती है। मिट्टी गर्द गुबार में जाने से हो गई, सबको होती है। कोई जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा चेंज आई, उससे हो जाती है। हम्म। फिर ये पैटर्न अगर एक्यूट बेसिकली इन्फ्लेमेशन में चला तीन जाता तीन है, स्टेजेस है ना?
इसको हम टेक्निकली तो बेशक 10 स्टेजेस में कर लें। आप अगर लाइक इसको मेन वन। 3 समझ लें तो 3 ज़रा आसानी के लिए, कि एक एलर्जी है, एक साइनोसाइटिस है और एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है। ऑल राइट। एलर्जी ये है कि सादा ज़ुकाम है जो कि हम्म 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है और फिर साल बाद आ जाता है या 6 माह बाद आ जाता है। हम्म साइनोसाइटिस ऐसा है कि जो परसिस्ट कर रहा है हम्म और 3-3 6-6 माह रह रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जान नहीं छोड़ रहा है। कॉम्प्लिकेशन में फिर इस साइनोसाइटिस के साथ गदूद बन जाना है, हम्म इसी इन्फेक्शन का नाक से निकल के बाकी जगहों पे फैल जाना, आंखों की तरफ जाना, हम्म ब्रेन की तरफ जाना है, इनमें फंगस लग जाना है। अब आपने पूछा था ना चेहरे पे स्वेलिंग भी आती जी है, जी। तो वो जब ये कॉम्प्लिकेट करता है हम्म तो फिर इस तरह की अलामात आती हैं। तो इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल, अगर तो हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ चले जाएं, तो नाक को साफ रखना, हम्म हाइजीन। हम्म अगर किसी इंसान को हम उसकी अच्छी प्रॉपर हाइजीन सिखा देते हैं हम्म बचपन से ही, तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि उसको, आपने शुरू में भी ये क्वेश्चन किया था कि नाक कान गला के बीमारी को कैसे जी रोका जाए। तो बेसिकली इसको क्लीन रखना होता है, नाक कान गला को, पूरी ठीक। बॉडी को ही हमें क्लीन रखना होता है। नाक कान गला ऐसा रीजन है जो नाक में 15 दफ़ा पानी जाना चाहिए पर डे। ओके। जैसे वजू है, 5 दफ़ा वजू है, हर दफ़ा 3 दफ़ा हम्म नाक में पानी है। अगर किसी इंसान के नाक में 15 दफ़ा पानी नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली उसे कोई ना कोई नाक की बीमारी होगी। हम्म ठीक है। एक तो ये है ना कि एलर्जी एलर्जी बीमारी नहीं है। एलर्जी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। एलर्जी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स फिजिकल स्टिमुलाई, मतलब कि मिट्टी, गर्द, गुबार, हम्म खुराक, या कि जो आप पहन रहे हैं, इसके साथ आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स। फिर है थर्मल स्टिमुलाई। थर्मल स्टिमुलाई से मुराद है कि अगर बाहर मौसम चेंज हो गया है, बाहर आपकी सर्दी आ गई है और कमरा आपका जो है वो गर्म है, हम्म जब आप गर्म कमरे से बाहर जा रहे हैं तो आपको छींकें ज़ुकाम हो रहा है। तीसरा है इमोशनल स्टिमुलाई, कि आप बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत, ये बहुत कम है, बहुत रेयर है, हम्म वेजोमोटर भी इसे कहते हैं। कोई डिफरेंट जब आपकी कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा खुशी में, बहुत ज़्यादा गमी में या स्ट्रेस में, आपके नाक से पानी आने लग जाता है या छींकें आने लग जाती जी। हाँ जी। है। बिल्कुल। तो ये है नॉर्मल पैटर्न। अगर ये पैटर्न अपने आप को बार बार रिपीट करे, या कि इनसे ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए, तो फिर वो साइनोसाइटिस है। ऑल राइट। और इसमें बचना कैसे है, आपने जो साइनोसाइटिस से पूछा है, हम्म साइनोसाइटिस में आप उससे पहली कंडीशन से बच सकते हैं कि वो उसमें जाए ही ना, कि आपने अपने सर और गर्दन को कवर रखना है ताकि बाहर के टेम्परेचर से आप बचे रहें। मास्क आप यूज़ कर सकते हैं अगर बाहर मिट्टी गर्द गुबार है। ठीक आप है। अपनी वर्क प्लेस चेंज कर सकते हैं, अपना इवन के शहर बदल सकते हैं अगर आप वाकई अपनी सेहत के बारे में कंसर्न है। कंसर्न है। क्योंकि देर आर इवन रिसर्चेज के जहाँ पे माहौलियाती आलूदगी कम है, हम्म वहाँ पे, और जहाँ पे माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा है, उनके लोगों की ज़िंदगी में 10-10 साल का फ़र्क है, ज़्यादा भी ओके। है। अभी जापान का कोई शहर है, वहाँ पे एवरेज एज जो है वो 80 से भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल 90 के अराउंड है, मुझे याद नहीं उसका नाम। और पाकिस्तान में हमारे पास एवरेज एज आई होप के 60 के अराउंड है या 55 के अराउंड है। ऐसा ही है। तो अगर हम देखें तो 30 साल का फ़र्क है। हम्म तो उसमें सिर्फ माहौलियाती आलूदगी नहीं, स्ट्रेस भी और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का भी होगा। हम्म तो आपको खुद इसे प्रोटेक्ट करना है। वंस ठीक ये है। हो गया है और हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास फिर दो ही ऑप्शन हैं। वो, अगर ये लिमिटेड डिजीज़ है तो मेडिसिन से मैनेज करता है, डिजीज़ एग्रेसिव है तो इसकी सर्जिकल रिमूवल की तरफ जाता है। लेकिन ना मेडिसिन ना सर्जरी हम्म इस चीज़ की गारंटी है कि ये दोबारा नहीं होगा, जो कि चीज़ बहुत टाइम हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने पेशेंट से। ठीक हमसे है। मुराद एज अ होल मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स और कम्युनिटी की कम्युनिटी। बात कर रहा ऑल राइट। हूँ। आइडियली ये उसको बता देना चाहिए कि ये कभी दिस भी वापस आ सकता इज, है। ये आपके साथ रहेगा ही, आप ओके। सिर्फ इसको मैनेज ही कर पाएंगे। और अगेन जब आप उसकी एक्यूट फेज से उसे निकालते हैं, तो आप उसको वही बताते हैं कि नाक को पानी में बार बार डालें, नाक को साफ रखें, इसे ख़राब होने से बचाएं। हम्म अगर एक नॉर्मल आदमी 15 दफ़ा नाक में पानी की ज़रूरत है उसको, तो पॉसिबिलिटी है जिसको ये प्रॉब्लम है उसको रोज़ाना 30 से 40 दफ़ा नाक को साफ़ करना पड़ेगा। मतलब ये अजीब चीज़ हो सकती है, हम्म लेकिन उसको क्लीन करना पड़ेगा उसको। ठीक है। अभी आपने से बात की थी कि डस्ट की वजह से जिनको छींकें
आने शुरू हो जाती हैं। तो इट्स वेरी कॉमन, हम लोग अगर देखें तो हमारी गैदरिंग में कोई एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जिसको डस्ट से, परफ्यूम से इस तरह एलर्जी होती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा छींकें आने लग जाती हैं। तो इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि डॉक्टर्स उनको कोई ना कोई मेडिसिन तो देते हैं, तो क्या वो क्योर पूरी तरह हो सकता है या वो भी मतलब कंट्रोल करने के लिए होता है सिर्फ? देखिए, जो परफ्यूम से एलर्जी आ छींकें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव है, ये और बीमारी डस्ट नहीं की है। वजह से? तो वो बीमारी तो नहीं है ये। अगर अगर बाकी चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ों में सर में दर्द है, जी, जी, नाक से छींकों रेशा की है, वजह से वो आ सादा जाता है ना, छींकें सर तो दर्द। बीमारी नहीं है। सर दर्द होने लग जाता है जिनको छींकें इतनी ज़्यादा आती हैं। बॉडी का रिस्पॉन्स है, बिल्कुल होगा। हुँ, सर में दर्द छींकों की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम सर्दी लग जाने के साथ होता है। अब देखिए ना, जनरली हमारी पॉपुलेशन में सर नहीं हम कवर कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हमारी नेक्स कवर नहीं होती जब हम बाहर जाते हैं, जब ठंड की बात मैं कर रहा हूँ। हुँ, अच्छा, हमें लगता है कि शायद यहाँ पे सर्दी कम है। हमारी जो ये जो लाहौर की जैसे सर्दी है, जी, ये जो मैदानी इलाकों की सर्दी है, बाद का ये ज़्यादा जो है डेंजरस हो जाती है, डेंजरस हो हार्मफुल होती जाती है, है। खुश्क सर्दी, इसे हुँ, सर्दी इन्हें कहा जाता है। जी, और ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है हुँ, क्योंकि इसके साथ इन्फेक्शंस आ रही होती हैं। अभी आप बात करें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हुँ, वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती उस अंदाज से, क्योंकि उन्होंने उसको अडेप्ट किया है, हुँ, उन्होंने अपनी वर्क प्लेस को वार्म किया है। ठीक है ना, हमें वो देखने में नज़र आता है कि इतनी सर्दी है, इन्होंने ना कैप पहनी है ना शॉल पहनी है, लेकिन वो सेंट्रली जो है हीटेड हैं, उनके जी, अपार्टमेंट्स, उनके जी, जो चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ हमारा जो है, हमें सिर्फ हमारा जो है वेयर ही हमें बचा रहा है, जो हमने पहना हुआ है। जी, तो उसमें ऐसा अगर ही हम है। कैप या कि नेक पे स्कार्फ नहीं रखते हैं, तो फिर छींकें आएंगी हुँ, और सर में दर्द भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 100% ही ये वजह हो सकती है। और अगर आपकी केयर के बावजूद ये प्रॉब्लम आ रहा है, हुँ, तो देन यू नीड टू सी द डॉक्टर। हुँ, फिर वो देखेगा क्या चल रहा ठीक है। और ये जो बच्चों में सबसे ज़्यादा नाक बहने का प्रॉब्लम रहता है, इसकी क्या वजह है? है। बच्चों में जो आपने कहा है कि नाक से पानी, वो अगेन सेम, अगर सादा पानी आ रहा है जिसे हम फ्लू कह रहे हैं, हुँ, और मौसम की तब्दीली के साथ ही आ रहा है, तो हुँ, सेम पैटर्न ही है जो एडल्ट्स में है। ठीक है। अगेन हमें उन्हें सर्दी से बचाना है। नहीं तो एडल्ट्स को तो हम लोग कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट दे देते हैं कि अच्छा आपने इसको लेके या स्टीम लेके आपने ठीक हो जाना। बच्चों के लिए फिर क्या होगा इसका हल? देखें, एडल्ट्स में भी हम उन्हें स्टीम से ज़्यादा कह रहे हैं कि वो बचें उस एनवायरनमेंट से। हुँ, स्टीम तो बात का ड्राई करके और प्रॉब्लम भी करती है। जो बात है बच्चों में ये होता है कि बच्चों में अगेन आपने उनको ठंड नहीं लगने देनी है, और उनको बाहर से बचाना है, बाहर के एनवायरनमेंट से। ओके। उसके अलावा बच्चों में कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपकी हुँ, पॉडकास्ट की तवसत से। बच्चों में अगर इम्यूनिटी कम है, अगर किसी बच्चे ने माँ का दूध ही नहीं पिया 2 साल, हुँ, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। हुँ, अगर उसका फूड अच्छा नहीं है, वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जनरलाइज्ड उसमें एयरवे की प्रॉब्लम आएंगी। सिर्फ नाक से ज़ुकाम रेशा नहीं, बल्कि छाती के मसाइल भी उसे आएंगे। ठीक है ना। फिर बच्चों में जो है, आपकी डाइटरी हैबिट्स की मैंने बात कर ली है, हुँ, कि अगर कोई चीज़ इरिटेट उन्हें कर रही है, हमें उससे उसे दूर करना है। तो सेम ही असूल हैं। और फिर वैक्सीनेशन का रोल है तीसरी चीज़ जी, बच्चों में, कि अगर उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो उसमें भी चांसेस हैं कि उसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि फ्लू ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा होगा उस ठीक बच्चे है, की निस्बत जिसमें प्रॉपरली वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो ओके। 3 मेन फैक्टर्स हैं बच्चों में जो एडल्ट से हटके। एक उसका फूड का पैटर्न है कि अच्छा वो खा रहा है या कि बाहर की चीज़ें खा रहा है। हुँ, दूसरा, मदर फेड रहा है कि नहीं माँ की, से उसने 2 साल दूध पिया है या नहीं। और तीसरा है उसका वैक्सीनेशन का स्टेटस। ठीक है। और जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उनको साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, अगर इतनी टेढ़ी है, इतनी ज़्यादा अगर टेढ़ी है कि नाक को बंद कर रही है, ओके। तो 80 to 90% लोगों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, लेकिन मामूली से खम के साथ। हुँ। तो क्या मतलब जो नाक की सर्जरी होती है वो थोड़ी डेंजरस होती है या आप करवा सकते हो एक स्पेसिफिक एज के बाद? हाँ, 18 ईयर्स 19 ईयर्स, बेहतर तो 22 3 के बाद की जाए, जब बच्चा हुँ, अपनी हाइट ले गया। हुँ, हुँ, डेंजरस तो नहीं होती है। अगर सिर्फ नाक की हड्डी ऐसी जो अंदर वाली हड्डी की बात कर हुँ, रहे हैं, नाक की हड्डी की बात का तो लोग समझते हैं कि खूबसूरती वाली नाक की बाहर वाली हड्डी, वो हुँ। एक अलहदा चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ जो नाक के अंदर की हड्डी, जिसकी टेढ़े होने से नाक से सांस का बहाव चेंज हो जी, जाता है, जी, तो उसमें बिल्कुल आप करवा सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई हर्ज नहीं। सर अब अगर हम लोग थ्रॉट की बात करें,
तो गला ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या हम लोग इसको डस्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि डस्ट की वजह से हमारा गला ख़राब हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। डस्ट हो सकती है, आपका फूड इनटेक का पैटर्न क्या है, बाहर की चीज़ें आप कितनी खा रहे हुँ। हैं, इनऑर्गेनिक फूड कितना खा रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, क्योंकि शुगर किसी भी तरह का मसला। अच्छा, ऊँचा बोलने से भी हो जाता है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल और उसके अलावा खर्राटे लेने से, मुंह खोल के सोने से भी हो सकती ओके। है, क्योंकि आपका मुंह जो है वो अननेसेसरीली हुँ, एक्सपोज है बाहर वाले एनवायरनमेंट से। हुँ। ठीक तो है। हालांकि गले की बीमारी बड़ी टॉन्सिल्स की वजह से हो सकती है, लोग सबसे ज़्यादा टॉन्सिल्स की बात करते हैं, हुँ। तो टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर गला ख़राब हो तो गार्गल्स कर लो, ठीक है? तो गार्गल्स करने से ही ठीक हो जाता है या एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़ती हैं? अच्छा, गार्गल्स कुछ कंडीशंस में अच्छे हैं, कुछ में नहीं। वो कैसे? जैसे स्टीम, हुँ। कुछ कंडीशंस में अच्छी है, कुछ में नहीं। गार्गल्स आपको बेसिकली जो आपके गले, अगर हम नमक डाल के करते हैं, कोई जी। मेडिसिन डाल के करते हैं, तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जो गले के अंदर हुँ, सोजिश है या रतूबतें हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए, हुँ, ऑस्मोसिस के ज़रिए निकाल दिया जाए। लेकिन अगर गला पहले ही ड्राई हुआ हुआ है, खुश्क हुआ हुआ है, स्नोरर है एक बंदा, हुँ। खराटे लेता है, उसमें हम उसको मज़ीद ड्राई कर देते हैं तो उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ओके। तो इसका मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है कि गार्गल्स करके रहें और आपकी कंडीशन में ज़रूरी है या नहीं। हुँ, ठीक है? दूसरी आपने बात की कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स की जो मेरा ख़्याल है हिस्ट्री है 400-500 साल से पुरानी नहीं है, शायद उससे भी कम है। हुँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेरा ख़्याल सबसे पहली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एंटीबायोटिक बनाई थी, शायद 200 साल पहले की बात है। हुँ, किसी भी किस्म की दवाई जो है एक टाइम पे नहीं होती थी, जो आज की हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ दे रही हैं आजकल जो मिल रही हैं हमें। तो लोग पहले भी बीमार होते थे और शिफा भी पाते थे। हुँ, तो इनका मॉडर्न एज में रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका इलाज है। तो एंटीबायोटिक से बचा जा सकता है अगर आप जो है प्रॉपरली अपने गले की केयर करते हैं। हुँ। ठीक है, तो बिल्कुल बचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि समटाइम्स अब जैसे हमारे जो प्रॉब्लम्स भी इवॉल्व कर गए हैं, जो हमारी इन्फेक्शंस हैं ये भी इवॉल्व कर गई हैं। तो कई एक इन्फेक्शन ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं अब एंटीबायोटिक्स देना, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, हुँ, या कि वो ऐसी किसी किस्म के बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन हो गई है जो हमें कल्चर सेंसिटिविटी ये टेस्ट करवाने के बाद पता लग रही है, उसमें बाद में हमें इंजेक्टेबल इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का रोल है, हुँ, गार्गल्स का भी रोल है, और सबसे बड़ा रोल है प्रिवेंशन का, कि आप उस तरफ जाएं ही ना। लेकिन वंस ये हो गया है, तो देन वी नीड टू टेलर प्रेस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू यू, कि हमें देखना पड़ता है कि अब आपके इश्यू में हमने कैसे इस मसले को लेके चलना है। जैसा कि गले में दर्द है, ऐसा नहीं कि सेट पैटर्न है, यही फ़र्क है ताई और डॉक्टर में, हुँ, कि वो 5 से 6 दवाइयाँ लिख के सबको दिए जा रहा है। हुँ। जो अपने काम का एक्सपर्ट है उसे पता है कि इसकी गले की दर्द की वजह क्या है और इस पर्टिकुलर पेशेंट को मैंने क्या लिख के देना। जैसे कई एक पेशेंट मेरे पास आते हैं, हम सिर्फ उन्हें खामोशी एडवाइस करके भेज देते हैं। क्योंकि वो लॉयर्स हैं, लाउड बोलते हैं। टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ओके। ठीक है ना, डॉक्टर्स हैं, और पॉलिटिशियंस हैं। हुँ, उनमें गले की खराबी, आवाज़ का भारीपन, सिर्फ हम 5 दिन 7 दिन का रेस्ट देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और ठीक। उनमें दवाई कोई असर नहीं कर रही होती, ओके। हम प्रॉपर उन्हें लिख के भेजते हैं। समटाइम हमें जो है इदारों में इस चीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है हुँ, कि इस पे बंदे को आप इसकी जो है चेंज करें, इसकी जो है जॉब की डिस्क्रिप्शन या पोस्टिंग। हुँ। अगर अगर बाद लोगों की आवाज़ का बिल्कुल करेक्टर ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा बैठ ही है, जाती है या भारी हो जाती है। ऐसा ही है। इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, जिन लोगों की बचपन से ही ऐसे बैठी हुई आवाज़ होती है, उसकी क्या वजह होती है? जैसे बचपन की एक एक्ट्रेस मुझे याद आ गई, रानी मुखर्जी। तो उनकी आवाज़ जब सुनते थे बहुत बैठी-बैठी सी आवाज़ होती थी, उसकी क्या वजह होती है? इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि जैसे कुछ बच्चे जो पैदा होते ही हैं तो उनकी आंखों का रंग मुख्तलिफ होता है, हुँ, ब्लू होता है, या और कलर्ड होते आइज़ होती हैं, या कुछ बच्चे हैं वो पैदा होते हैं तो उनके बालों का रंग मुख्तलिफ होता है, कुछ की नाक बारीक होती है, जी। फेशियल फीचर्स डिफरेंट होते हैं, दांत और तरह से होते हैं। तो द सेम वे आपकी वॉइस का करेक्टर भी आपसे ये नेचुरली है नेचुरल है। मतलब।
इसमें वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। हम्म। और एक और चीज़ है, बाद का कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं बच्चों में, लेरिंजियल पेपिलोमाटोसिस हम उन्हें कहते हैं, हम्म। उनके बाद भी आवाज़ का करैक्टर चेंज हो जाता है। मतलब आवाज़ की तारों में कुछ हम्म। ख़ास किस्म के गद्दूद जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से बनते ओके। हैं, बन जाते हैं। उसके बाद भी उनकी आवाज़ का करैक्टर चेंज हो जाता है। अब ठीक हमें है। नहीं पता कि जिनकी आप बात कर रही हो उनकी बचपन में क्या हिस्ट्री थी, कैसे आवाज़ भारी हुई। बाद का बच्चे बचपन से ही चीखते होते हैं, उनकी आवाज़ हम्म। भारी हो जाती है। ओके। अच्छा, ये गले का जो प्रॉब्लम होता है, क्या ये थायराइड की तरफ भी लीड कर सकता है? अच्छा, गले की जो हम जनरली बात करते हैं वो अंदर वाले गले की बात कर रहे होते हैं, हम्म। हलक की, टॉन्सिल्स वाले रीजन की, नीचे सांस वाले रीजन की। हम्म। थायराइड जो है ये ग्लैंड है जो कि स्किन से नीचे मसल्स हैं और उनके साथ पड़ा हुआ होता ओके। है। और ये बेसिकली गले का पार्ट उस तरह से नहीं है, नेक का पार्ट है, गर्दन का हिस्सा है, अच्छा। हलक का हिस्सा नहीं है। हलक की स्ट्रक्चर के सामने मौजूद है। हम्म। हलक वो हिस्सा है जो कि हॉलो ट्यूब है जो कि मुंह से अंदर जा रही है। ठीक। और जो गर्दन है वो ये वाला हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है, स्किन से नीचे मसल्स हैं उनके साथ ये पार्ट है थायराइड, ऑल राइट। जिसके बढ़ जाने को लोग गिल्लर कहते हैं। ओके। अच्छा, गले का जो इन्फेक्शन होता है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को भी लग सकता है? वायरल हो तो बिल्कुल लग जाता है, पानी पीने से, खांसी हम्म। और एरोसोल इन्फेक्शन से। हम्म। एरोसोल जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है। ठीक है। और पानी की इनटेक का कितना रोल है इसमें? बहुत ज़्यादा पानी की इंटेक का रोल आपकी बॉडी में किसी भी फंक्शन के साथ लिंक्ड है। हम्म। आपकी बॉडी जो है इट्स मेड अप ऑफ मोर देन 70% वाटर। हम्म। मैंने कि अल्लाह मियाँ फरमाते हैं, अगर मैं गलती करूँ तो मुझे वो माफ़ करें, कि जो इंसान को पैदा ही पानी से किया गया, हम्म। और एज अ होल इस यूनिवर्स में पानी का बहुत बड़ा रोल है और ह्यूमन बॉडी में भी है। ठीक है। और ये जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वेपिंग करते हैं, क्या ये सब चीज़ें करने से भी ईएनटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है? बल्कि ना सिर्फ बढ़ सकता है बल्कि ये उसकी सोल रीज़न भी हो सकता है। हम्म। हाँ जी, कान ना गला की कई एक बीमारियाँ हैं जिनकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग है, किसी भी फॉर्म में। ओके। जैसे गर्दन का कैंसर है, आवाज़ की तारों का कैंसर है, और भी बड़ी सी रीज़न है, साइनोसाइटिस की रीज़न में आवाज़ भी की है। तारों का कैंसर मतलब? लैरिंक्स का, लैरिंजियल रीजन का, आवाज़ की तारें ओके। बेसिकली पार्ट है जो कि हलक में थायराइड के पिछले वाले हिस्से में है, लेकिन ये स्टक हलक है। का हिस्सा है। हम्म। तो उसे लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंजियल कार्सिनोमा इसे हम कहते हैं। हम्म। ओल्ड स्मोकर्स होते हैं और उनकी आवाज़ बैठ जाती है, फिर सांस के मसाइल भी आते हैं, हम्म। खुराक निकलने में दुश्वारी भी होती है। ठीक है। और ये जो चाय की इनटेक ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो क्या उससे भी आपका गला ख़राब हो सकता है या आपकी आवाज़ पे कुछ उसका इफ़ेक्ट हो एक्सेस सकता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। टी की बहुत सारी इकसाम है, चाय लोग बहुत डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं। हम्म। एक सादा ग्रीन टी है बगैर चीनी के, लेकिन हर्बल कंटेंट्स के साथ। हम्म। ओवर द काउंटर जो मिलते हैं वो नहीं, जो कि पैकेज्ड हैं वो नहीं। वो लोग इसकी प्योर फॉर्म से, जैसे पठान पीते हैं कावा, उसे वो टी कहते हैं, अफ़गान्स पीते हैं, हम्म। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अरेबिक बहुत अच्छी किस्म के कावा पीते हैं। पंजाब में हम जो चाय पीते हैं उसमें हम दूध के अंदर पत्ती डाल लेते हैं, जी। पत्ती, चीनी, चीनी डाल लेते हैं। दूध डालो। हाँ तो और वो लोग काफ़ी मतलब इस तरह हर्बल वाला, जैसे वो लोग गुड़ डाल लेते हैं या कोई हाँ हर्बल वो अच्छी डाल चीज़ लेते हैं, है, तो वो गले को सुकून भी देती वो है। देती है क्योंकि उसमें जो आपकी नेचुरल कंटेंट्स हैं। अब कई लोग हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि वो ज़्यादा मीठी चाय पी लें तो उनका गला ख़राब हो जाता है। तो ये हम्म। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ लोग ठंडी करके चाय पीते हैं, कुछ लोग गर्म पीते हैं। जी। तो चाय की क्वांटिटी अगर कम है तो लोग पसंद करते हैं चाय, पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना पिए। हम्म। ठीक है ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद ही चाय रह जाता है, चाय या पीते हैं बिल्कुल। वो चाय, ये लोगों शौक का से, दिन शुरू ही चाय चाय से से होता है होता कि है। चाय नहीं पी सर में दर्द हो तो रही है, मतलब लोग लिंक कर देते तो हैं। ये एक पॉलिटिकल मसला हो सकता है इस पे, जो मेरे ख्याल में चाय की अगर क्वांटिटी कम है और उसकी हम्म। अगर प्रोसेसिंग अच्छी है तो इट्स नॉट बैड। कॉफ़ी कॉफ़ी जो है, कुछ रिसर्चेज तो कहती हैं कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो इट्स कार्डियो प्रोटेक्टिव, ओके। हार्ट के लिए बड़ी अच्छी है। हम्म। ठीक है, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है उसकी, आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उसको। अगर अब देखिए जो मेडिसिन होती है, अगर वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लें तो वो जहर बन जाती है। हम्म। कॉफ़ी इज़ लाइक अ मेडिसिन, अगर आप उसको हल्की क्वांटिटी में अच्छी डाइल्यूशन में ले रहे हैं हम्म। और एज मेडिसिनल पर्पज़ ले रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हर्ज है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसे अपने टेस्ट के लिए ले रहे हैं,
हर्ज तो तब भी नहीं है, लेकिन देन ऑब्वियसली वो किसी न किसी चीज़ की कॉस्ट पे आपके पास आ रही है। ठीक है। और ये नींद ना पूरी होने की वजह से ईएनटी प्रॉब्लम्स का क्या लिंक है नींद इससे? का लिंक आपके पूरी बॉडी के साथ है, ना सिर्फ बॉडी के साथ है बल्कि आपकी रूह के साथ भी है, सबकॉन्शियस माइंड और रूह के साथ भी है। हम्म। सिर्फ बॉडीली मसाइल नहीं होते, आपकी जो है सोच भी बदलना शुरू हो जाती है अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है। अब प्रॉपर स्लीप टाइम से रिलेटेड नहीं है, मतलब ये नहीं कि 6 से 8 घंटे। हम्म। प्रॉपर स्लीप रिलेटेड है कि आप किस वक्त में नींद ले रहे हैं। जो ओके। आइडियल टाइम है वो सनसेट के साथ है, मगरिब के बाद है। ठीक है। और आपकी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है सनसेट के साथ, ठीक। और इट एंड्स बाय 2 AM और 3 AM, जिसे आप तहज्जुद का वक्त कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर आप अक्रॉस दी रिलीजन भी देखें तो सुबह उठने को पसंद किया गया। जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम सहाबा से ये रवायात मिलती हैं कि अल्लाह के नबी मगरिब के बाद ईशा का कुछ हिस्सा पढ़ लेते थे जी। और फिर सो जाते थे, और फिर आखिरी हिस्से में उठ के ईशा भी पढ़ते थे और फिर बाकी जिक्र भी करते थे और फिर बाकी चीज़ें भी चलती थी। हम्म। और जो जिसे हम शब-ए-दारी कहते हैं, या कि जिसे हम कहते हैं रात में क़याम किया जाए, उसका भी कॉन्सेप्ट ईशा के बाद क़याम का नहीं है। हम्म। ईशा के बाद नींद का कॉन्सेप्ट है। ओके। योर बॉडी नीड्स दैट टाइम टिल 2 AM टू हील इटसेल्फ। आपकी बॉडी को मगरिब और ईशा के फ़ौरन बाद सोने की बहुत ज़रूरी है, जैसे ज़रूरत है जैसे पानी की ज़रूरत है। ठीक। और हम वो टाइम ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है है। ना, वो 4 या 6 घंटे की जो नींद का पैच है, हम्म। अगर आपने वो पूरा कर लिया, अगर कोई बंदा आज के दिनों में लाइक ईशा हो जाती है 6, 6:30, 6:20 के अराउंड हो रही होगी, तो 7, 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे तक अगर आप सो जाते हैं, हम्म। और फिर आप 2 बजे अगर आप उठ भी जाते हैं, तो एक्चुअली आपने नींद से जो लेना था वो ले लिया। ओके। लेकिन अगर आप सो ही 12 बजे रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो मौका ही नहीं मिला है वो हीलिंग कर सके। तो नींद का सिर्फ कान ना गला की बीमारियों के साथ ताल्लुक नहीं है, और सिर्फ जिस्म की बीमारियों के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी रूह के साथ भी है। ऑल राइट। क्योंकि इसके साथ नींद रिलेटेड है विद योर ड्रीम्स, डीप स्लीप, और फिर ड्रीम्स रिलेटेड है विद योर सबकॉन्शियस, ये गेटवे टुवर्ड्स योर सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सोच। और फिर अब आप देखें, लोगों से मिलें, इंटरव्यू करें खुद, जो लोग पहले हिस्से में नींद लेते हैं और जो लोग आखिरी हिस्से में नींद लेते हैं, आपको उनकी सोच में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। ऐसा ही है। और उनके चेहरे से भी दिख रहा होगा, जो मोस्टली वो लोग एक्टिव होंगे और वो उनके चेहरे ना थोड़े ढले हुए होंगे दूसरे के। रात को जागने वाले लोग ज़्यादातर आपको मनफी बातें करते और ग्लूमी माइंडसेट के साथ नज़र आएंगे। ऐसा ही है। मतलब ये बात गलत हो सकती है, लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई और इसे ऑब्जर्व करता है और मल्टीपल लोग ऑब्जर्व करते, तो देन इसकी वैल्यू है। तो मैंने इस चीज़ को अपनी ऑब्जर्वेशन में देखा कि अगर आपकी सिर्फ नींद का पैटर्न आप अच्छा कर देते हैं, तो आपकी पूरा जो है वो सर्कल ठीक हो जाता है। सर्केडियन रिदम भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो सर आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? रिगार्डिंग ईएनटी, तो सिंपली जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि प्रिवेंशन इज़ द की, और उसके लिए आपके नाक, कान और गले को क्लीन होना ज़रूरी है। ठीक है। वज़ू उसके लिए बड़ा बेहतरीन एक जो टाइप है, तरीका है, और यही मैसेज है ईएनटी के हवाले से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट एज वेल। और अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।